आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 20 की। आज हम लोग क्या बात करेंगे? फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 20 क्या बात करेंगे? फंडामेंटल राइट्स के पार्ट 20। हमने पार्ट 19 तक क्या बात कर रखा था? हमने पार्ट 19 तक ऑलमोस्ट लगभग आर्टिकल 32 तक हमने क्या कर रखा था? बात कर रखा था। आज हमने बात करना है आर्टिकल 33। आज हमने क्या बात करना है? आज बात करना है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 क्या ये कहता है कि आप पार्लियामेंट को पावर देता है। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी फोर्स के एप्लीकेशंस को आप क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो। देखिए क्या कहता है, आर्म्ड फोर्स एंड फंडामेंटल राइट्स। अब आर्म्ड फोर्स के साथ क्या है फंडामेंटल राइट्स, किस तरीके से है फंडामेंटल राइट्स? अब देखिए, अब जो नॉर्मल सिटीजन्स को मिली हुई है राइट्स, जो भी राइट्स नॉर्मल सिटीजन्स को मिली हुई है, क्या सेम राइट्स जो आर्म फोर्स है उनको मिली हुई है, या फिर उसमें से कुछ बदलाव है, या फिर उसमें से कुछ और चेंज है? ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आर्टिकल 33 क्या करता है? आर्टिकल 33 empowers the parliament article 33 empowers the parliament to restrict or abrogate the fundamental rights of the members of armed force, paramilitary force, police force, intelligence agencies and analogous forces। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को इंपावर करता है। पार्लियामेंट को क्या इंपावर करता है? आर्टिकल 33 पार्लियामेंट को ये इंपावर करता है कि आप क्या कर सकते हो? रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एब्रोगेट कर सकते हो फंडामेंटल राइट्स। क्या कर सकते हो? आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किसी भी फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, एब्रोगेट कर सकते हो। किसके लिए? जो भी मेंबर्स है आर्म्ड फोर्स में, जो मेंबर्स है पारा मिलिट्री में, जो मेंबर्स है पुलिस फोर्स में, जो है इंटेलिजेंस एजेंसी में, और जो इसके जो एनालॉगस फोर्सेस है, इसके साथ साथ जो भी फोर्सेस है, आप उसके साथ क्या कर सकते हो? आप उसके साथ क्या कर सकते हो? आप उसमें से उसके फंडामेंटल राइट्स जो मिल रहे हैं, जो नॉर्मल सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो आर्म्ड फोर्स है उसके फंडामेंटल राइट्स को आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ये पार्लियामेंट को अधिकार देता है आर्टिकल 33। क्यों क्यों रेस्ट्रिक्ट करना है? इसलिए रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि क्या होगा, अगर हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर एक, देखिए जैसे राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेस, ये सारा चीज हमारा फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स होने के बाद क्या है, अगर अगर इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा तो आर्म्ड फोर्स है, पारामिलिट्री फोर्स है, और अगर उसके उससे जो भी रिलेटेड फोर्स है, पुलिस फोर्स है, तो वो क्या करेंगे? वो अपनी चीजों को शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ। तो इसीलिए इसके ऊपर क्या कर दिया गया, इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है कि आप क्या कर सकते हो, आप इन चीजों को कहीं पर भी जाकर के शेयर नहीं कर सकते। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज टू इंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटीज एंड द मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग देम। ये इसलिए क्या गया है, ये चीजें इसलिए क्या गया है ताकि क्या हो सके, प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन हो सके, डिसिप्लिन का प्रॉपर मेंटेनेंस हो सके, और उसके बाद क्या हो सके, उन अपने ड्यूटीज को क्या करे, ड्यूटीज को अच्छी तरीके से निभाए, ड्यूटीज को अच्छी तरीके से निभाए। इसलिए क्या किया गया, इसलिए आर्टिकल 33 क्या करता है, फंडामेंटल राइट्स को एब्रोगेट करता है या फिर रेस्ट्रिक्ट करता है। द पावर टू मेक लॉ अंडर आर्टिकल 33 इज कन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 33 क्या कहता है? आर्टिकल 33 कहता है कि जो भी नियम आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग बनेगा, तो वो कहाँ बनेगा? वो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई हाथ नहीं होगा। वो स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर इन चीजों को नहीं बना सकता है। कौन बना सकता है? सिर्फ अगर बनाएगा भी तो कौन बनाएगा? अगर बनाएगा भी तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है। कौन बना सकता है? सिर्फ इसको पार्लियामेंट ही कर सकता है। स्टेट लेजिस्लेचर बिल्कुल भी इसके ऊपर हाथ नहीं लगा सकता। ठीक है। एनी सच लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो भी नियम पार्लियामेंट ने आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग बना दिया, वो नियम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स को छीना जा रहा है। इन चीजों को किसी भी कोर्ट्स में क्या किया जा सकता है? चैलेंज नहीं किया जा सकता।
मेन मकसद है इन राइट्स का कि इसके ये क्या हो, ये मीन्स एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ों को बना करके रखे, क्या करके रखे, एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो इसीलिए इनको क्या कर दिया गया है, इसीलिए इनको कोई भी कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते और कोई भी कोर्ट इन चैलेंज को एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, जो भी नियम पार्लियामेंट ने आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग बना दिया, ठीक है। अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड द आर्मी एक्ट 1950। पार्लियामेंट ने क्या इनेक्ट किया, आर्मी एक्ट 1950। उसके बाद नेवी एक्ट 1950, एयर फोर्स एक्ट 1950, पुलिस फोर्स रेस्ट्रिक्शंस ऑफ राइट्स एक्ट 1966, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट एंड सो ऑन। ये सारे एक्ट क्या कर दिए गए थे, ये सारे एक्ट अकॉर्डिंग टू किसके लिए बनाया गया था, अकॉर्डिंग टू ये आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग बनाया गया था ये सारे एक्ट को, ताकि क्या हो सके, ताकि इन चीजों पे विशेष ध्यान रखा जाए। दीज इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये क्या इम्पोज करता है, उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाना है। जो भी आर्मी फोर्स हैं या फिर जो भी पुलिस फोर्स हैं, जो भी आईबी, रॉ, सीबीआई, एनआईए, डीआईए, एनटीआरओ, ये सारे जो भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उन सारे डिपार्टमेंट में क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। किसके बेस पे, किसके किसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है, स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर क्या करता है, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाता है। उसके बाद राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, एसोसिएशन नहीं बना सकते। राइट टू बी मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हो सकते। और पॉलिटिकल एसोसिएशंस, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, इस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। उसके बाद राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स और डेमोस्ट्रेशंस, आप पब्लिक मीटिंग भी अटेंड नहीं कर सकते, डेमोस्ट्रेशंस भी अटेंड नहीं कर सकते। इन सब के ऊपर क्या कर दिया गया, इन सब के ऊपर अच्छी पूरी तरीके से हटाया नहीं गया, इनको क्या कर दिया गया, इनको एक रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप इसके ऊपर से काम नहीं कर सकते। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है। आपके ट्रेड यूनियन को फॉर्म नहीं कर सकते, आप किसी भी जगह के मेंबर नहीं हो सकते, मीन्स किसी भी ट्रेड यूनियन के मेंबर नहीं हो सकते, पॉलिटिकल एसोसिएशन के मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। इन सारी चीजों को क्या कर दिया गया, इन सारी चीजों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाया गया आर्टिकल 33 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद द एक्सप्रेशन मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्स ऑल्सो कवर्स सच एम्प्लॉयज ऑफ द आर्म्ड फोर्स, जैसे बार्बर है, कारपेंटर है, मैकेनिक्स है, कुक्स है, चौकीदार, बूट मेकर्स, टेलर्स एंड हु आर नॉन कॉम्बेटेंट्स। सिर्फ ये कॉम्बिटेंट्स के ऊपर ही नहीं है, ये सिर्फ कॉम्बिटेंट के ऊपर ही नहीं है, ये किसके ऊपर है, ये नॉन कॉम्बिटेंट के ऊपर भी है। मीन्स जो वहां पर बार्बर है, जो वहां पर कुक्स है, जो मैकेनिक्स है, जो कारपेंटर है, जो टेलर है, इन सब के ऊपर भी ये रेस्ट्रिक्शंस लगता है। ये सिर्फ आर्मी फोर्स या पुलिस फोर्स के ऊपर नहीं लगता, ये उन लोगों के ऊपर भी क्या हो सकता है, उन लोगों के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस है। A parliamentary law enacted under Article 33 can also exclude the court martial from the read jurisdictions of the Supreme Court and the High Court. मीन्स ये पार्लियामेंट्री लॉ क्या इनेक्ट करता है, ये पार्लियामेंट्री लॉ जो आर्टिकल 33 के अंडर है, ये क्या इनेक्ट करता है, ये इन चीजों को इनेक्ट करता है कि जो मार्शल लॉ है, कोर्ट मार्शल है, इसको क्या कर दिया गया है, इसको भी हटा दिया गया है, कहाँ से, रीट जुरिडिक्शन से। सुप्रीम कोर्ट का जो रीट, हमने इससे पहले लेक्चर में रीट जुडिक्शन पढ़ा था कि रीट्स क्या है, हेबेस कार्पस क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। तो क्या कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट जो रीट जुडिक्शन है उससे कोर्ट मार्शल को हटा दिया गया है कि रीट जुडिक्शन के अंदर कोर्ट मार्शल नहीं आता। कोर्ट मार्शल के लिए क्या है, कोर्ट मार्शल वो मिलिट्री लॉ के अकॉर्डिंग ही जो ट्रिब्यूनल है उसी के अंदर जो भी स्टैब्लिश किया गया है वही चीजें आएगा। ऐसा नहीं है यहाँ किसी का कोर्ट मार्शल किया गया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, रीट जुडिक्शन डाल रहा है। तो उन चीजों से रीट जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया है, किसको किसको हटा दिया गया है, हटा दिया गया है आपका कोर्ट मार्शल को, ठीक है। सो फार एज इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इज कंसर्न, इसलिए ताकि फंडामेंटल राइट्स को कुछ ना कुछ कंसर्न दिया जाए, फंडामेंटल राइट्स का कुछ ना कुछ कंसर्न रखा जाए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग मार्शल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स। मार्शल लॉ क्या है और फंडामेंटल राइट्स क्या है, मार्शल लॉ और फंडामेंटल राइट्स में क्या चीजें हैं, ठीक है। आर्टिकल 34 provides for the restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India. आर्टिकल 34 क्या प्रोवाइड करता है, रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 34 क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 34 प्रोवाइड करता है कि फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस, क्यों,
while martial law is in force in any area within territory of India. मीन्स अगर अगर टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर कहीं पर भी अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर फंडामेंटल राइट्स क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा। ये कौन पावर देता है, ये देता है आर्टिकल 34। ये पावर कौन देता है, ये पावर देता है हमारा आर्टिकल 34 कि जहां पर भी मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पर क्या होगा, वहां पर फंडामेंटल राइट्स रेस्ट्रिक्ट होगा, वहां पर फ्रीली नहीं मूव कर सकते, वहां पर फ्रीडम टू स्पीच नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका आर्टिकल 34 बताता है। उसके बाद इट इम्पावर्स द पार्लियामेंट टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम और हर इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रेस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ इज इन फोर्स। ये क्या करता है, आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या करने का कोशिश कर रहा है, पार्लियामेंट ये करना चाहता है कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको अगर किसी भी पर्सन के ऊपर कोई भी एक्ट कर दिया, मान लीजिए किसी को गोली मार दिया, किसी को लाठी बरसा दिया, किसी को मना कर दिया कि आप स्पीच नहीं दे सकते, कहीं पर असेंबली भंग कर दिया, कहीं पर कुछ हो गया, कहीं पर कुछ हो गया, अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उस गवर्नमेंट सर्वेंट को क्या है, उस गवर्नमेंट सर्वेंट को फुल प्रोटेक्शन है कहाँ से, पार्लियामेंट से, कि आप क्या कर सकते हो, आप ये सारी चीजों को रेगुलेट कर सकते हो अगर वहां पर मार्शल लॉ अप्लाई हो रहा है तो, अगर वहां पर मार्शल लॉ फोर्स में है तो। और मार्शल लॉ क्यों फोर्स में होगा, मार्शल लॉ इसलिए फोर्स में होगा क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होगा, रीएस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। दैट मीन्स वहां पर क्या हो रखा है, पहले से ही क्या हो रखा है, पहले से वहां पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर था वो भंग हो चुका है। अब वहां पर मार्शल लॉ लग करके क्या हो गया है, अब मार्शल लॉ इसलिए लगाया गया ताकि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेनेंस हो सके। ठीक है, द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो वैलिडेट एनी सेंटेंस पास्ट, पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड, फॉर्चुनेट ऑर्डर और अदर एक्ट डन अंडर मार्शल लॉ इन सच एरिया। इस एरिया में क्या कर सकता है, इस एरिया में पार्लियामेंट ये इन चीजों को भी वैलिडेशन देता है कि कोई भी एक्ट कर सकता है, जैसे पनिशमेंट दे सकता है, उसको टॉर्चर कर सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को या कोई दूसरा एक्ट जो कि मार्शल लॉ के अंदर आता है उस एरिया में अगर हो रहा है तो वो एक प्रोटेक्शंस की तरह है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के एक प्रोटेक्शंस की तरह है कि आप उसके ऊपर जाकर के कोर्ट नहीं जा सकते, आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि हाँ इसने इसको गोली मार दिया। जहां पर भी मार्शल लॉ लगा हुआ है वहां पर ये सारी चीजें, ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स सारे रेस्ट्रिक्शंस में आ जाते हैं। द एक्ट ऑफ इंडेमनिटी मेड बाय द पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो भी इंडेमनिटी हुआ है पार्लियामेंट के द्वारा उसको कहीं पर भी, कहीं कोई सा भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता कि हाँ भाई हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है। अगर वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है तो वहां पर क्या हो सकता है, वहां पर हम किसी भी कोर्ट में इन चीजों को लेकर के नहीं जा सकते कि हाँ हमारा फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो हमारा फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करो। वहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ है, दैट मीन्स वहां पर क्या हो गया है, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है एनी हाउ। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उस बीच में कुछ भी आए, कुछ भी चीजें आए, उस बीच में अगर किसी को गोली भी मारना पड़ जाए तो गोली मारना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना पड़े वो उठाना पड़ता है। इन बातों को इसलिए ये आर्टिकल 34 क्या करता है, इन बातों को प्रोटेक्शन देता है कि हाँ आपने अगर गोली मार दिया तो वहां पर क्या हो गया, वहां पर राइट टू लाइफ खत्म हो गया। फंडामेंटल राइट्स है ना, राइट टू लाइफ, जब राइट टू लाइफ खत्म हो गया दैट मीन्स वो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ। अब फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हुआ तो हम फंडामेंटल राइट्स को कोर्ट लेके जा सकते हैं अगर नॉर्मल सिचुएशन होता तो, लेकिन वहां पर नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, इसलिए हम इन चीजों को कोई भी कोर्ट में क्या कर सकते हैं, चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ हैज बीन बोरोड इन इंडिया फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ। ये जो मार्शल लॉ है ये कहाँ से बोरो किया गया है, ये बोरो किया गया है इंडिया में इंग्लिश कॉमन लॉ से। However, the expression martial law has not been defined anywhere in the constitution। जबकि मार्शल लॉ कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। लिटरली इट मीन्स मिलिट्री रूल। लिटरली अगर देखा जाए मार्शल लॉ का क्या मतलब है, मार्शल लॉ का लिटरल मीनिंग क्या होता है, मिलिट्री रूल। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज run by the military authorities according to their own rules and regulation
फ्रेम्ड आउटसाइड द ऑर्डिनरी लॉ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को कौन रन करता है? मिलिट्री रन करने लग जाता है। जहां पर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था, वहां पर कुछ कारण से क्या हुआ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन चलना बंद हो गया। अब वहां पर कौन आ गया? अब वहां पर आ गया मिलिट्री रूल। अब जब मिलिट्री रूल आ गया तो वो अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू काम करने लगेगा। वो ऑर्डिनरी लॉ जो बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो काम नहीं करेगा मिलिट्री रूल। ठीक है। इट दस इम्प्लाइज द सस्पेंशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड द गवर्नमेंट बाय मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। मीन्स इसलिए क्या होता है, वहां पर ऑर्डिनरी लॉ का सस्पेंशन हो जाता है, ऑर्डिनरी लॉ सस्पेंड हो जाता है और वहां पर क्या लग जाता है? मिलिट्री रूल लग जाता है। वहां पर क्या लग जाता है? वहां पर मिलिट्री रूल लग जाता है उस एरिया में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द मिलिट्री लॉ दैट इज एप्लीकेबल टू द आर्म्ड फोर्स। ये अलग है, ये मिलिट्री रूल जो है वो अलग है, जो कि आर्म फोर्स में एप्लीकेबल है। जो कि आर्म फोर्स के लिए एप्लीकेबल था, उससे ये अलग है, डिफरेंट है मिलिट्री रूल। देयर इज ऑल्सो नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑथराइजेज द एग्जीक्यूटिव टू डिक्लेयर मार्शल लॉ। कोई स्पेसिफिक या एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इस बात को ऑथराइज करे कि किस तरीके से मार्शल लॉ को एग्जीक्यूट किया जाए। कोई भी स्पेसिफिक या स्पेशल प्रोविजन नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इस बात को ऑथोरिटी देता हो कि हाँ किस तरीके से मार्शल लॉ को एग्जीक्यूट किया जाए। मार्शल लॉ जैसे ही लागू होगा वहां पर मिलिट्री रूल होना शुरू हो जाएगा। मीन्स मिलिट्री का जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंग काम होना शुरू होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है कि हाँ इसी तरीके से मिलिट्री रूल को लगाना है। जिस तरीके का सिचुएशन देखा जाएगा उसी तरीके का काम किया जाएगा। ठीक है। तो ये बात होगी हमारी मार्शल लॉ की। However, it is implicit in Article 34 under which martial law can be declared in any area within the territory of India। ये आर्टिकल 34 में इम्प्लिसिट किया गया है, मीन्स डाला गया है। क्या डाला गया है? अंडर विच मार्शल लॉ कैन बी डिक्लेयर्ड इन एनी एरिया विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया जा सकता है किसी भी एरिया में विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया के टेरिटरी में जितने भी एरिया है उस एरिया में किसी एरिया में भी क्या हो सकता है? मार्शल लॉ को डिक्लेयर किया जा सकता है। The martial law is imposed under extraordinary circumstances like war, invasion, insurrections, rebellions, riots, any violent resistance to law। मार्शल लॉ को कब इम्पोज किया जाता है? मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाता है कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आ जाए। मार्शल लॉ को कब इम्पोज किया जाएगा? कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या आ जाए? सर्कमस्टांसेस आ जाए। जैसे कि वॉर हो गया, किसी का इन्वेजन हो गया, कोई रेबल कर दिया, कहीं पर दंगा हो गया, कोई वायलेंट रेसिस्टेंस है लॉ के प्रति, कोई वायलेंट फैला रहा है नियम के खिलाफ, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर मार्शल लॉ को इम्पोज किया जाएगा। इट्स जस्टिफिकेशन इज टू रिपेल फोर्स बाय फोर्स फॉर मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग ऑर्डर इन द सोसाइटी। इसका जस्टिफिकेशन यही है कि फोर्स को फोर्स के साथ निकालना है। इसका जस्टिफिकेशन यही है, वहां पर फोर्स को फोर्स के साथ निकालना है। अगर मान लीजिए कहीं पर वार होना शुरू हो गया, कहीं पर रिवेलियन अटैक हो गया, कहीं पर रायट्स दंगा होना शुरू हो गया, वहां पर फोर्स को उतारा जाता है। फोर्स अपने हिसाब से जवाब देगा कि हमें किस तरीके से निकालना है इसको। इसलिए क्या बोला गया है? फोर्स को फोर्स के साथ मेंटेन करना है। ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ मार्शल लॉ द मिलिट्री ऑथोरिटीज आर वेस्टेड विथ एबनॉर्मल पावर्स टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप्स। मार्शल लॉ के ऑपरेशन के टाइम में क्या है? मिलिट्री अथॉरिटी क्या करता है? एबनॉर्मल पावर दे देता है ताकि सारे नेसेसरी स्टेप लिया जा सके। मीन्स कोई नॉर्मल अथॉरिटी नहीं होता। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी नेसेसरी, जो भी जरूरत है उन चीजों को किया जाए। अगर मान लिया जाए, अगर देख लिया कि हाँ ये दंगा फैलाने में लगा होगा, उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, उसको डिटेंशन में डाल लिया जाएगा। उस टाइम पे हम ये नहीं बोल सकते या ये नहीं पूछ सकते कि हाँ भाई हमें क्यों अरेस्ट किया गया। उनको लगा, मिलिट्री को लगा कि हाँ आप दंगा फैलाने में हेल्प कर रहे हो या दंगा भड़काने में हेल्प कर रहे हो, तो वो अरेस्ट कर लेगा। ठीक है। मीन्स जो भी नेसेसरी स्टेप लेना पड़े वो स्टेप ले करके किसी न किसी तरीके से वहां पर कंट्रोल लेना है, वहां पर रूल्स रेगुलेशन लॉ मेंटेन करना है। ये है मार्शल लॉ का मेन मकसद। दे इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस एंड रेगुलेशंस ऑन द राइट्स ऑफ द सिविलियन। सिविलियन के राइट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएगा, रेगुलेशंस लगाएगा। कैन पनिश द सिविलियंस एंड इवन कंडेम टू डेथ। सिविलियन को क्या कर सकता है? पनिशमेंट दे सकता है और इवन दे सकता है। ये है। ये है
हमारा मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का डिफरेंस। मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसी का डिफरेंस। मार्शल लॉ में क्या डिफरेंस है? मार्शल लॉ में सिर्फ फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होता है। नेशनल इमरजेंसी में क्या है? इट अफेक्ट्स नॉट ओनली फंडामेंटल राइट्स, सिर्फ ये फंडामेंटल राइट्स को ही अफेक्ट नहीं करता, बट ऑल्सो सेंटर स्टेट रिलेशन। किसको अफेक्ट करता है? सेंटर और स्टेट रिलेशन जो है उसको भी अफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू एंड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, मीन सेंटर और स्टेट के बीच में जो रेवेन्यू और लेजिस्लेटिव पावर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है उसको भी अफेक्ट करता है। एंड में एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द पार्लियामेंट, और क्या हो सकता है? पार्लियामेंट का टेन्योर को एक्सटेंड किया जा सकता है। कहाँ? जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा। उसके बाद मार्शल लॉ क्या कहता है? मार्शल लॉ कहता है इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। मार्शल लॉ जहां पर लगेगा वहां पर क्या होगा? वहां पर गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ जो कोर्ट्स है वो सस्पेंड हो जाएगा। इट कंटिन्यूज द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स। यहाँ पर जहां पर नेशनल इमरजेंसी लगेगा वहां पर गवर्नमेंट और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स क्या हो सकता है? कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। इट इज इम्पोज टू रिस्टोर द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ड्यू टू एनी रीजन। ये क्या हो सकता है? लॉ को ब्रेकडाउन कर दिया जा सकता है और लॉ एंड ऑर्डर को क्या कर दिया जा सकता है? ब्रेकडाउन किया जा सकता है, ताकि क्या क्या हो सके? वहां पर रिस्टोर हो सके लॉ, ताकि वहां पर लॉ अच्छी तरीके से रिस्टोर हो सके। इसलिए इसको क्या कर दिया जा सकता है? ब्रेकडाउन कर दिया जाता है लॉ को, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सारी चीजों को क्या कर दिया जाता है? ब्रेकडाउन कर दिया जाता है। इट कैन बी इम्पोज्ड ओनली ऑन 3 ग्राउंड्स। नेशनल इमरजेंसी क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी सिर्फ 3 ग्राउंड्स पे लगाया जा सकता है। पहला, वॉर, अगर वॉर होना शुरू हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन होना शुरू हो गया, या आर्मी ने अपने आप में रेबेलियन करना शुरू कर दिया, तो वहां पर नेशनल इमरजेंसी लगाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मार्शल लॉ क्या कहता है? इट इज इम्पोज्ड इन सम स्पेसिफिक एरिया ऑफ द कंट्री। कुछ स्पेसिफिक एरिया में ये लगेगा। अगर मार्शल लॉ लगेगा तो कुछ स्पेसिफिक एरिया में लगेगा, पूरे देश पे नहीं लगेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो वो पूरे देश पे लगेगा, और इन एनी पार्ट ऑफ इट, या तो पूरे देश पे लगेगा या तो किसी भी पार्ट पे लग सकता है नेशनल इमरजेंसी। उसके बाद इट हैज नो स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इम्प्लिसिट। मींस संविधान में इसका कोई भी क्या कर दिया गया? स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं दिया गया है। और यहाँ पर इट हैज स्पेसिफिक एंड डिटेल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और नेशनल इमरजेंसी का क्या कर दिया गया है? स्पेसिफिक और डिटेल प्रोविजन दिया गया संविधान में। ठीक है। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट डिक्लेरेशन ऑफ मार्शल लॉ डज नॉट इप्सो फैक्टो रिजल्ट इन द सस्पेंशन ऑफ द रिट्स ऑफ हेबस कॉर्पस। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? इस बात का डिक्लेरेशन करता है कि मार्शल लॉ अगर है तो ये इप्सो फैक्टो रिजल्ट नहीं है, इसका रिजल्ट इप्सो फैक्टो नहीं है, जहां पर कि सस्पेंशन ऑफ द रिट्स ऑफ हेबस कॉर्पस सस्पेंशन हो जाएगा। The declaration of martial law under Article 34 is different from the declaration of a national emergency under Article 352. Means मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन जो आर्टिकल 34 के अंतर्गत किया गया है, और ये डिफरेंट है किससे? डिक्लेरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेरेशन और मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन दोनों डिफरेंट है, एक ही नहीं है। मार्शल लॉ का डिक्लेरेशन कब किया जाता है? आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग किया जाता है, और नेशनल इमरजेंसी का कब किया जाता है? आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों डिफरेंट है। द डिफरेंस बिटवीन द टू, ये हमने देख लिया क्या डिफरेंस है नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ के बीच में। ठीक है। इसके बाद हमारा है अफेक्टिंग सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। कुछ फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? इफेक्ट होता है। अब इसमें क्या क्या फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट होता है? जैसे आर्टिकल 35 लेस डाउन द पावर टू मेक लॉ। आर्टिकल 35 क्या करता है कि नियम बनाने की पावर देता है। टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स shall vest only in the parliament and not in the state legislature। मीन्स कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स जो है वो उसको सिर्फ कहाँ पर वेस्ट किया जाएगा? उसको वेस्ट किया जाएगा सिर्फ पार्लियामेंट में, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर में। This provision ensure that there is uniformity throughout India with regard to the nature of those fundamental rights and punishment for their infringement। मीन्स कहने का मतलब है इस प्रोविजन ये इंश्योर करता है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स जो वेस्ट किया गया पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं, तो वहां पर जो भी चीजें बनाया जाएगा वो क्या बनाया जाएगा?
वो बनाया जाएगा आपका यूनिफॉर्मिटी के, मीन्स उसको क्या बनाया जाएगा, वो यूनिफॉर्मिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाएगा थ्रू आउट इंडिया विथ रिगार्ड टू नेचर ऑफ दोज फंडामेंटल राइट्स। उस फंडामेंटल राइट्स का क्या नेचर है, उसका क्या पनिशमेंट होगा अगर वो इन्फ्रिंज हुआ, तो वो इसलिए कहाँ बनाया जाता है, वो इसलिए पार्लियामेंट में बनाया जाता है, ना कि स्टेट लेजिस्लेशन में बनाया जाता है। ठीक है। इन दिस डायरेक्शन आर्टिकल 35 कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन। इस डायरेक्शन में आर्टिकल 35 क्या करता है, कुछ कुछ प्रोविजंस को रखता है। क्या क्या प्रोविजंस है? पहला प्रोविजंस है द पार्लियामेंट शेल हैव एंड द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शेल नॉट हैव। पार्लियामेंट के पास है पावर, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है। पावर टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग मैटर्स। इस मैटर पे क्या कर सकता है, जो इसके नीचे दिया गया है, इस मैटर पे क्या है, इस मैटर पे सिर्फ पार्लियामेंट पावर ले सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर पावर नहीं ले सकता। ठीक है। तो पार्लियामेंट क्या 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 पावर ले सकता है? प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। रेसिडेंस को प्रिस्क्राइब करना किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए, और अपॉइंटमेंट इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी। मीन्स किसी भी व्यक्ति को रेसिडेंस प्रिस्क्राइब करना, ये काम किसका है, ये इसके लिए कौन पावर, इसके लिए कौन कानून बना सकता है? इसके लिए सिर्फ पार्लियामेंट कानून बनाएगा, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो अदर अथॉरिटी हो। आर्टिकल 16 के अकॉर्डिंग ये इसके लिए क्या करेगा, इसके लिए सिर्फ क्या करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं इसमें इंटरफेयर करेगा। उसके बाद empowering courts other than the Supreme Court and the High Court to issue direction। इस पार्लियामेंट क्या कर सकता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या कर सकता है, रिट्स का ऑर्डर किसी भी कोर्ट्स को दे सकता है। एम्पावरिंग कोर्ट्स, किसी भी कोर्ट्स को, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट्स को ये इशू, ये क्या दे सकता है, पावर दे सकता है कि आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर और रिट्स को इशू कर सकते हो। अभी हाई कोर्ट्स के पास और सुप्रीम कोर्ट्स के पास तो पावर है, वो क्या कर सकता है, रिट्स को बना सकता है और ऑर्डर दे सकता है किसी भी डायरेक्शन में, लेकिन किसी अदर लेवल को, उसके नीचे वाले लेवल के कोर्ट्स के पास क्या है, पावर इस बात का नहीं है। तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट अगर किसी अदर डायरेक्शन में भी ऑर्डर देना चाहता है या रिट्स प्रिस्क्राइब करना चाहता है, तो मीन्स कहने का मतलब है कि वो पार्लियामेंट क्या कर सकता है, पार्लियामेंट इसका पावर दे सकता है अदर कोर्ट्स को भी, कि आप भी क्या कर सकते हो, आप भी आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है। ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग है। रेस्ट्रिक्शंस और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्स, पुलिस फोर्सेस, आर्टिकल 33 अभी हमने पढ़ा था। आर्टिकल 33 में क्या पढ़ा था कि जो भी रेस्ट्रिक्शंस होगा या जो भी एप्लीकेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स होगा, किसके लिए, पुलिस फोर्स के लिए, उसके बाद आर्म्ड फोर्स के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, तो इसके ऊपर भी सिर्फ कौन कानून बना सकता है, सिर्फ बना सकता है पार्लियामेंट। इसके ऊपर भी लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता, स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता। इंडेमनीफाइंग एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑपरेशंस ऑफ मार्शल लॉ इन एनी आर्टिकल, अभी हमने आर्टिकल 34 पढ़ा था। आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग भी क्या है, आर्टिकल 34 के अकॉर्डिंग भी क्या है कि इन चीजों के ऊपर जो इमरजेंसी लग रहा है, दैट मीन्स मार्शल लॉ लग रहा है या फिर नेशनल इमरजेंसी लग रहा है, इसके ऊपर भी कानून कौन बनाएगा, इसके ऊपर भी कानून सिर्फ और सिर्फ कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। पार्लियामेंट shall have powers to make law for prescribing punishment for those acts that are declared to be offenses under the fundamental rights। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है, पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि उसके ऊपर क्या कर सकता है, एक पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है उस लॉ के अंतर्गत जो कि डिक्लेयर किया गया है ऑफेंस अंडर जो भी फंडामेंटल राइट्स के अंडर ऑफेंस कर रहा है। अगर मान लीजिए अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया, अब अगर कोई लोग अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या होगा, इसके ऊपर कानून बना सकता है पार्लियामेंट कि क्या पनिशमेंट मिलेगा। ये इसके ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बना सकता कि हाँ पनिशमेंट क्या देना है। इसके ऊपर कौन ही कानून बना सकता है, सिर्फ कानून बना सकता है आपका पार्लियामेंट, कि हाँ हमें अगर फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में अगर कोई काम कर रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंज हो रहा है, तो उसके ऊपर भी कौन पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। ठीक है। जैसे अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग है, उसके बाद ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23 के अकॉर्डिंग है। तो इन सारी चीजों को अगर वायलेट कर दिया जा रहा है, अगर फंडामेंटल राइट्स में ये सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स में दी हुई है,
अब फंडामेंटल राइट्स में अगर इन चीज़ों को वायलेट कर दिया जा रहा है, इसके ऊपर अगर पनिशमेंट देना है तो कौन कानून बनाएगा? कौन बनाएगा? ये बनाएगा सिर्फ आपका पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर पर कानून नहीं बनाएगा। फर्दर द पार्लियामेंट सेल आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटमेंट होने के बाद पार्लियामेंट क्या कर सकता है? मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एबव एक्ट। क्या कर सकता है? कानून बना सकता है। जो हमने ऊपर देखा उसके ऊपर कानून बना सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद की बात है। पार्लियामेंट क्या कर सकता है? इसके ऊपर कानून बना सकता है, उसके पनिशमेंट के ऊपर। दस मेकिंग इट ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट टू इनेक्ट सच लॉ, ताकि क्या हो सके? इन सारे नियम को इनेक्ट कर दिया जा सके। इन सारे नियम को क्या करे? इनेक्ट कर दिया जाए। Any law enforced at the commencement of the constitutions with respect to any of the matters specified above is to continue in force until altered or repealed or amended by the parliament। अगर कुछ नियम कमिटमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से पहले बनाया गया था तो वो नियम कंटिन्यू रहेगा तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसको ऑल्टर ना कर दिया जाए, अमेंड ना कर दिया जाए या रिपेल्ड ना कर दिया जाए। तब तक वो कानून अगर मान लिया जाए, देखिए दो बातें हो गई यहाँ। पहली बातें होगी कि जो संविधान बनने के बाद अगर चीजें हो रही है, संविधान बनने के बाद अगर नियम बनानी है तो पार्लियामेंट बना सकती है। लेकिन संविधान बनने से जब ब्रिटिश रूल था उस टाइम से भी अगर कोई नियम चला आ रहा है कि हाँ अनटचेबिलिटी के खिलाफ अगर ये पनिशमेंट है, अगर हम अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस अभी भी कर रहे हैं, तो अगर ये संविधान बनने से पहले ब्रिटिश रूल में भी अगर ये नियम चला आ रहा है तो वो कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा? जब तक उसको रिपेल ना कर दिया जाए, जब तक उसको अमेंड ना कर दिया जाए और जब तक उसको ऑल्टर ना कर दिया जाए, तब तक वो कंटिन्यू रहेगा सेम नियम। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट आर्टिकल 35 extends the competence of the parliament to make a law on the matter specified above, even though some of those matters may fall within the spheres of the state legislature। जबकि कुछ उसमें स्टेट लिस्ट में भी कुछ आता है, ऐसा नहीं कि सारे चीज पार्लियामेंट ही करेगा, कुछ चीजें स्टेट लिस्ट में भी आता है। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक यहीं तक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम क्या देखेंगे? नेक्स्ट टॉपिक में हमने ये क्या कर रखा था, ये हमने पढ़ रखा था पिछले कुछ टॉपिक में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, लास्ट टॉपिक होगा, उसमें हमने पढ़ना है क्रिटिसिज्म पढ़ना है और हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये पढ़नी है। ठीक है, ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़नी है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? नेक्स्ट लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद जय भारत।